आप सभी का स्वागत है। अ, आज हमारे साथ चंद्रकांत जी शर्मा जुड़े हैं। अम, चंद्रकांत जी ये हमारी आचार्य अध्ययन योजना के 2 गट इसमें शामिल हो रहे हैं आज के सत्र में। एक भृगु गट है, एक श्वेतकेतु गट है। ये वरिष्ठ अध्येताओं में हैं आचार्य अध्ययन योजना के और सभी आचार्य बनना चाहते हैं और राष्ट्र के लिए आचार्य बनना चाहते हैं। इस ध्येय से ये सभी इस आचार्य अध्ययन योजना से जुड़े हैं। मैं आपका संक्षिप्त परिचय कराकर फिर आप ऐसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात हम सबके सामने रखें। अ, चंद्रकांत जी शर्मा मूल निवासी तो जयपुर राजस्थान के हैं और 19-20 वर्ष की छोटी आयु में ही आप संघ प्रचारक के रूप में निकले। आपने राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और अन्य स्थानों पर जिला विभाग प्रचारक के रूप में कार्य किया और उसके बाद आपने 15 वर्ष तक इंग्लैंड में रहकर पाश्चात्य जगत में संघ का कार्य किया। वर्तमान में आप प्रज्ञा प्रवाह के उत्तर क्षेत्र के संयोजक के नाते कार्य कर रहे हैं और आपका केंद्र अभी दिल्ली में है। तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम सबके सामने अपनी बात रखें। अ, आपका विषय जो है वो संघ और देश का बौद्धिक जगत, ऐसा आपने विषय चुना है हम सबके साथ अपनी बात साझा करने के लिए। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। कैमरा बंद भी करूंगा तो चलेगा? हाँ, चलेगा जी चंद्रकांत जी। जी। आप सभी को नमस्कार, सभी विद्वज्जनों को। आचार्य समूह के आखिरी के जो 2 ग्रुप्स हैं, आई एम नॉट श्योर कि उनके सामने कुछ बोलने का अ, मेरा अधिकार है या नहीं, पर जैसी आज्ञा है वैसा कुछ जो भी 2 बिंदु है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। क्षमा कीजिएगा, अभ्यास अभी अभी वापस 15 वर्ष यूके में रह करके आया हूँ, तो इंग्लिश के शब्द शायद नेचुरली आ सकते हैं बीच बीच में। होप यू वोंट माइंड। तो जो विषय मुझे दिया गया, बताया गया कि अभी जो देश का बौद्धिक जगत है, हाउ दे सी संघ, कैसे वो देखते हैं, उनके परसेप्शंस कैसे हैं। अ, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, पर कैसे वो देखते हैं संघ को, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अ, इस तरह आज का जो देश का बौद्धिक जगत है उसका एक आकलन करना, उसको एक एनालिसिस करना, या उनकी आंख से संघ को देखने की कोशिश करना। दो बेसिक बातें मेरे मन में आ रही थी कि ये बौद्धिक जगत होता कौन है, बुद्धि या जीवी जिसे या बुद्धिवादी जिन्हें कहा जाता है, वो होते कौन हैं। तो जनरल परसेप्शन तो है कि जो सोचते हैं, विचारते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और अ, विचार जगत को इन्फ्लुएंस करते हैं, नेतृत्व करते हैं वो तो मालूम नहीं, पर विचार जगत को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर वो लोग शिक्षा क्षेत्र में हो सकते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो कला जगत में हो सकते हैं। उसको अ, दिशा देने वाले लोग या उसको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग। साहित्य क्षेत्र है जिसमें ऐसे लोग होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, कहानीकार होते हैं, कवि होते हैं। अ, इतिहास क्षेत्र है जो लोग उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के जो लोग हैं। इवन इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं, समाजशास्त्री हैं। और अभी तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मीडिया और सोशल मीडिया, जो बहुत बड़ी मात्रा में विचार जगत को प्रभावित करता है। क्या करता है वो मालूम नहीं, पर ह्यूजली द इम्पैक्ट। ये एक देश का जो विचार करने वाले, सोचने वाले, लिखने पढ़ने वाले ऐसे जो लोग हैं, ये संघ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनका मत है, ऐसा शायद अपेक्षा रही होगी। तो
दूसरा पॉइंट जो मुझे लग रहा था कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मत है, अभिमत है। उससे पहले ये जो एक बौद्धिक जगत है, इसकी यात्रा को समझना आवश्यक होगा कि ये स्वयं कौन से दौर से निकल रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली वी वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई दे थिंक लाइक दिस। तो अनेकानेक बार आप लोगों ने तो इस विषय की चर्चा कर ही ली होगी कि पिछले 200-250 साल में, 300 साल में, पर्टिकुलरली ब्रिटिश इंडिया होने के बाद में, ये जो एक बौद्धिक जगत जिस दौर से निकला है, शिक्षा नीति पूरी इस तरह की बदली। शिक्षा नीति ही नहीं, सिस्टम, पूरा सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया वो रूल करने के लिए किया। हाउ टू रूल बेटर दिस होल कंट्री, दिस बिग कंट्री। तो उस सिस्टम का अभ्यस्त होने के कारण देश का जो नेतृत्व वर्ग है, जब लगातार 7, 8, 10 पीढ़ियां वैसे निकलती हैं, तो वो अपनी जड़ों से ही कट जाते हैं। तो देश का बौद्धिक जगत एक ऐसी अवस्था में आ गया, और 1947 के बाद में अनफॉर्चुनेटली उसमें और नया छौंक लगा, तड़का लगा, और एक ऐसी अवस्था में बौद्धिक जगत आ गया कि जहाँ जो कुछ अपना है वो पराया लगता है, और जो पराया है वो श्रेष्ठ लगता है। अब ये सही गलत नहीं है, कंफ्यूज स्टेट था। और शायद वो गलत भी नहीं है, वो तो विक्टिम्स हैं। हम उन्हें, आप गलत हैं शायद ऐसा कहना भी उनके साथ में अन्याय होगा, विक्टिम्स रहे वो उसके। तो पश्चिम से आने वाली हर चीज को वेस्टर्नाइजेशन ही मॉडर्नाइजेशन बन गया। मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज है, पर वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन माना जाने लगा। देश के जो मूल विचार हैं उसके बारे में अज्ञान, राष्ट्र क्या है मालूम नहीं, धर्म जो इस देश का एक बेमिसाल उपहार है विश्व के लिए, धर्म का कॉन्सेप्ट, वो, हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। विनोबा भावे जी ने एक बार कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में हम धर्म विरोधी बन गए हैं। विनोबा जी ने कहा धर्म क्या है उसकी कल्पना नहीं, समाज क्या है, वर्ण क्या है वो मालूम नहीं, जाति क्या है वो मालूम नहीं। जो देश की व्यवस्थाएं थी वो समस्याएं लगने लगी। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अ, उसकी कोई कुछ ठीक कल्पना नहीं। प्रगति किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, उसकी कोई कल्पना नहीं। तो संसाधनों का बढ़ते जाना, मैक्सिमम रिसोर्सेज इन द लाइफ, क्या वही डेवलपमेंट है जो एक वेस्टर्न उसके मॉडल्स हैं या उसके पैरामीटर्स हैं। तो ऐसा बेसिक्स ऑफ द लाइफ के बारे में कंफ्यूजन होने के कारण, और ऐसे लोगों ने लगातार समाज का और देश का वर्षानुवर्ष तक नेतृत्व करने के कारण, ऐसे ही लोगों ने भविष्य की नीतियां बनाने के कारण, ऐसे माहौल में यदि कोई आकर के उन मूल विषयों की चर्चा करेगा, तो उसे उपहास की दृष्टि से ही देखा जाएगा। फिर वो संघ ही नहीं, फिर कोई भी, एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो उस समय धर्म की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, अरे भाई हमारा स्व क्या है उसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या अपनी अस्मिता क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमें कौन सी दिशा में, ऐसे ये मूलभूत विषयों पर अगर कोई बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लगेगा कि भाई ये कौन है, आप कौन हो। और जैसा अ, महापुरुष कहते हैं कि किसी भी एक अच्छे कार्य को, अच्छे विचार को 3 दौर में से निकलना ही पड़ता है। पहला उसकी उपेक्षा, उपहास होता है, दूसरा उसका विरोध होता है, और तीसरा फिर स्वागत के दौर में आना पड़ता है। ऐसा पहले ही दिन से किसी विचार का स्वागत होगा ये कल्पना नहीं कर ली जाइए, क्योंकि उसको भी टाइम टेस्टेड बनने में समय लगता है, उसकी भी परीक्षा होती है। तो शायद ये विचार ऐसा था कि पहले तो लोगों ने उसकी उपेक्षा, उपहास, ये कहाँ से हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले आए हैं, हिंदू क्या होता है मालूम नहीं है, राष्ट्र क्या है मालूम नहीं, इसलिए स्वाभाविक है उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, और संघ उसको बुरा मानता भी नहीं है। अ, या उसका दूसरा दौर वो था कि उसके बाद भी जब ये विचार बढ़ते ही चला गया, तो ये जो सो कॉल्ड नीति बनाने वाले या बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको लगता था कि अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो सिस्टम कैप्चर कर लेंगे। तो मैं उनके एंगल से उस विषय को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
फिर बाद में उनका विरोध करना, विरोध हर लेवल तक करना, नैतिक अनैतिक सभी तरह का करना, ऑर्गेनाइजेशन को बेन करने की कोशिश करना, लोगों को हरास करने की कोशिश करना। ये शायद ये जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है या मटका तपने के बाद ही ठंडा पानी देता है, ये उसका एक परीक्षा के दौर हैं, शायद ये ईश्वरीय योजना होगी, ऐसा ही मानते हैं उसको। और फिर एक तीसरा दौर आता है कि जब लगता है कि अरे हाँ, ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर उसका एक स्वागत का दौर शुरू होता है। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है लोग। ये जो लोग है, जो एवरेज पीपल ऑफ द कंट्री है, वो उसकी भूमिका निभाता है। और वो इस बुद्धिजीवी समाज को मजबूर करता है टू रीथिंक अबाउट देयर ओन आइडियाज। और आनंद की बात है और प्रसन्नता की बात है कि इस पूरे ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये जो एक बौद्धिक नेतृत्व है, ये तो दिशा भ्रमित हुआ होगा, थोड़ा करप्ट हुआ होगा, पर हमारा लोग जो एक जन सामान्य है, उसके दृष्टिकोण अभी भी क्लियर थे। थोड़ा बहुत प्रभावित हुए होंगे, पर मेरा कौन है, पराया कौन है, समाज क्या है, इन विषयों के बारे में उनके दृष्टिकोण काफी ठीक थे। वो इतना करप्शन नीचे तक नहीं पहुंचा था। तो समाज ने संघ को हाथों हाथ लिया, समाज ने संघ के विचार का स्वागत किया। वो जब संघ का विचार, या संघ का विचार क्या है, देश का विचार है, धर्म का विचार है। संघ तो एक कैरियर है। संघ ने न कोई अपना पुस्तक बनाया है, न कोई अपना ध्वज बनाया है, न कोई अपना कुछ भी नया निर्माण नहीं किया। तो संघ को पूछा कि आपके गुरु कौन हैं? तो जो हजारों साल से इस देश में है, जो भगवत ध्वज है, मंदिरों पर रहता है, अपने सन्यास का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, बस वही रंग अपना अपना गुरु है। आपकी कोई पुस्तक है क्या? कि तो ये जितनी है वो सब हमारी पुस्तकें हैं, हमें अपना कोई ग्रंथ बनाने की जरूरत नहीं है। जो भारतीय प्रणाली है, जिसके कारण एक हजारों वर्षों से ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, ये एक धर्म आधारित बन करके खड़ी है। बस उसी पद्धति को वापस ठीक से पुनर्स्थापित करना, जो कि आज की आवश्यकता है, यही हमारा काम है। तो उसके कारण जन सामान्य ने संघ को बहुत आसानी से समझ लिया। उनको लगता था कि ये जो बात कर रहे हैं तो वही है जो हमारे भीतर है। और शायद उनका दबाव एक ऐसा है कि अभी जो दौर एक ऐसा देखते हैं जिसमें अ, थोड़ा विरोध भी है, थोड़ा स्वागत भी है, ये दौर शायद और चलेगा अभी कुछ समय तक। उस दौर में से निकल रहे हैं, ऐसा लगता है। संघ का कार्य करने का तरीका, संघ को कोई पूछे कि आपका काम क्या है, तो फ्रॉम द डे वन, अभी तो 100 ईयर हो रहे हैं, 100 वर्ष है, शतवार्षिकी है, एकदम क्लियर है। 3 स्टेप सिंस 1925। व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। ये जो 3 स्टेप हैं, कि अगर आपको सिस्टम चेंज करना है तो केवल सिस्टम चेंज करना, ऐसा हल्ला करने से, यह जो सामान्य मनुष्य है, इसे इसका स्तर अच्छा बनाना, उसके सोचने का दृष्टिकोण, उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण, ये सब चीजें ठीक करते जाइए। व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन होता है। उस व्यक्ति परिवर्तन के लिए शाखा लगती है। शाखा हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो माध्यम है। कि उस शाखा में जब रोजाना 10, 20, 25 लाख लोग जब उस शाखा में देश भर में अलग अलग स्थानों पर आते हैं, और एक व्यक्ति 8 साल 10 साल रोज शाखा में आता है, उसके सोचने का तरीका बदलता है। अपने देश के प्रति उसका व्यवहार, अपने समाज के प्रति अपना उसका व्यवहार, स्वयं के जीवन के लिए उत्तरदायित्व कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन सब में, यह ये अधिकार के स्थान पर कर्तव्य आ जाता है। फिर ये सारा समाज मेरा है, इस तरह का भाव आता है। ये जो व्यक्ति परिवर्तन का कार्य है, बस उसके लिए शाखा है, शाखा उसका माध्यम है। व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन, कि आप व्यक्ति को बदलेंगे, धीमे धीमे समाज बदलेगा। समाज परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, राष्ट्र परिवर्तन, जो हम करना चाह रहे हैं। तो संघ का तो कार्य करने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड है 100 वर्ष से, और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में अभी अगर कोई पूछे कि संघ के 100 वर्ष हुए हैं, कल ही में एक बैठक में आया 3 दिन से, मोहन भागवत जी और सभी लोग वहीं थे, तो बहुत स्पष्ट कल्पना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि अभी आपका 100 साल हो गया, व्हाट नेक्स्ट, तो अभी क्या करना है, तो अगले 50 साल में क्या करना है, संघ की एकदम आंखों में स्पष्ट है। कि हमने जो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के भीतर बनाए हैं, वो नियमितता के होंगे, वो अनुशासन के होंगे, वो समय पालन के होंगे, वो भ्रातृत्व भाव के होंगे, ईमानदारी के होंगे। ये जो एक स्टैंडर्ड हमने संगठन के भीतर बनाए हैं, अभी उसको पूरे समाज में स्थापित करना, ये केवल शाखा वाले अनुशासित हैं, ऐसा बोलना अभी ठीक नहीं है।
जो अभी अब हमको संगठन के भीतर दिखती है जो चीजें, वो अभी पूरे समाज में वो सारे गुण हैं, उस तरह के गुणों की स्थापना होना, उस तरह के गुणों का प्रसार होना, पूरे समाज ने वैसा बनना, संघ वाले समाज में अलग से न दिखें, यही हमारी मंजिल है कि पूरा समाज उस तरह का बने, वैसा सोचने वाला बने, वैसा जीने वाला बने, बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। और संघ तो वो संगठन है जो शुरू से बोलता रहा है, जो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है आज के समय में, कि हम तो शीघ्र स्वयं को विसर्जित करना चाहते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि संघ लंबे समय तक चले, जितना जल्दी ये कार्य पूरा हो और एक दिन हम आए कि अभी संघ की आवश्यकता नहीं है, हम संघ को विसर्जित करते हैं, संघ समाज में विलीन हो जाएगा। तो इस तरह की उसकी इच्छा है। तो ऐसा संघ की अपनी कार्य पद्धति है। अ, इस बुद्धिजीवी, ये जो एक बुद्धिवादी समाज है या एक बौद्धिक जगत है देश का, उसको भी और निकट से इतने वर्षों से मैं भी प्रचारक हूँ, अगर मैं उसके बारे में देखता हूँ, तो उसका विचार करने का तरीका, उसमें भी मुझे 3 कंप्लीट डिफरेंट लेयर्स दिखती हैं, अनुभव के आधार पर। अनुभव ऐसा आता है, वह समाज का वो वर्ग जो इंग्लिश मीडिया पर बहुत आधारित है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स ही देखते हैं, उसके द्वारा अधिकांश लोगों के लिए संघ को समझने का तरीका क्या है? तो बाहर से जो संघ का इमेज आ रहा है, उसी के द्वारा वो समझेंगे। जो संघ की शाखा तक पहुँच गए, वो तो संघ वाले बन गए। क्योंकि फिर बाद में उनको वास्तविकता ध्यान में आ गई। पर जो दूर से बैठ कर के संघ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है उनके लिए। तो ऐसा ध्यान में आया कि जो इंग्लिश मीडिया पर आधारित लोग हैं, उनको मैक्सिमम कन्फ्यूज़न है। जो हिंदी मीडिया पढ़ने वाले हैं, उनको लेस कन्फ्यूज़न है। और जो प्रादेशिक, अगर गुजराती समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मराठी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उनको सबसे कम कन्फ्यूज़न है। अब इसका क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, ये एक दूसरा चर्चा का विषय है, वो आज नहीं करेंगे। पर ये एक ऑब्जर्वेशंस है, जो स्पष्ट लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि इंग्लिश मीडिया भी पढ़ेंगे और अगर अपना प्रादेशिक वो भी है या हिंदी भी है, तो ये जो लेयर्स हैं, वो तुरंत उनका ऑब्जर्वेशन में हमको दिखती है कि ये कौन से एंगल से बात कर रहे हैं। क्योंकि संघ का परसेप्शन इन 3, जो जितना ज़्यादा जड़ों के निकट है मीडिया जगत, वो उतना ही सच के करीब है। और जो जितना हाइपर ऐसा हाई लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं, सत्य के निकट नहीं होकर के, कल हम कुछ लोग, कल मैं आईआईटी में था, तो दिल्ली में, तो कुछ प्रोफेसर्स हम लोग बैठे थे और उसमें यही बात चल रही थी कि विश्वास ही चला गया है, हम लोग जो संघ की बैठकों में रहते हैं, हमारा संघ की बैठक में होता क्या है और संघ और बाहर मीडिया में उसके बाद आता क्या है, इसमें कोई संबंध नहीं होता है। आश्चर्य की बात है, देयर इज नो रिलेशन एट ऑल। और वो इतने आत्मविश्वास से लिखते हैं कि जोधपुर में संघ की बैठक हुई और उसमें उपराष्ट्रपति विषय के लिए चर्चा की गई। मतलब हम मजाक में, वहाँ एक प्रोफेसर, वो भी संघ से जुड़े हैं, वो बोल रहे थे, एक बार मीडिया वालों को दिन भर संघ की बैठक में बंद कर देना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा कि कितनी बोरिंग बैठकें होती हैं इनकी। कि जहाँ दिन भर देश की बात चल रही है, समाज के, उनको लगेगा कोई मसाला ही नहीं है इनकी बैठक के अंदर। कि यही उनकी सजा है कि एक बार दिन भर उनको जहाँ वास्तव में बैठक चल रही है वो बंद करके रखें। एनीवे, वी गो फॉरवर्ड। तो भी आज जो देश का बौद्धिक जगत है, जो भी आज नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सहमत असहमत हो सकते हैं, पर अगर उनके एंगल से देखें तो संघ को कुछ तो ठीक बातें है ही उनके मन में, पर अगर कुछ नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा अगर है, तो वो क्या क्या बिंदु हैं, वो क्यों, कौन से बिंदु ऐसे हैं जहां अभी भी अ, सहमति संघ के साथ में नहीं है या उनके मन में कुछ शंका है। तो ऐसे 4-5 बिंदु बार बार घूम करके आते हैं, जो अभी भी देश के बौद्धिक जगत में कहीं कहीं रहते हैं संघ के बारे में। एक है, ये बड़ा सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कि बड़ा गोपनीय तरीके से आप लोग अपना काम करते हैं, एक। दूसरा, अ, किसी आईएएस को भी, आईपीएस को भी अधिकांश लोगों को मिलने के लिए जाते हैं ऐसे, तो या इवन ट्रेन में, बस में सफ़र करते समय संघ यानी, अच्छा वो, अच्छा आप बीजेपी वाले हैं ना आप लोग, हाँ बीजेपी वाले, तो संघ यानी बीजेपी, अभी भी उस तरह का एक आकलन होता है। तीसरा, एक अभी भी जो कहीं लगता है, वो है कि संघ एंटी माइनॉरिटी है, एंटी मुस्लिम है।
और थोड़ा-थोड़ा अभी भी स्वर है, आप एंटी दलित हैं, एंटी वुमन हैं, जो एक स्वर बनाने की कोशिश की जा रही है और वो अभी भी विद्यमान है कहीं-कहीं। संघ के बारे में एक धारणा और है कि आप एंटी मॉडर्नाइज़ेशन हैं, एंटी डेवलपमेंट हैं, रिग्रेसिव थॉट्स हैं। हमेशा रामायण महाभारत की बात करते रहते हैं, तो कुछ आगे का आपका विज़न क्या है, ये क्लियर नहीं होता है। और एक तो और भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग अभी ऐसा भी कहते हैं कि अरे नेशनलिस्ट हम भी हैं, आप थोड़े हाइपर नेशनलिस्ट हो। धार्मिक हम भी हैं, आप थोड़े हाइपर धार्मिक हो। ऐसे ही कुछ विचार अभी भी एक बौद्धिक जगत में चलते रहते हैं। समय के साथ में वो भी ठीक हो जाएँगे। उनके बारे में थोड़ी चर्चा अभी भले हम उम, कर सकते हैं। मैं स्वयं इसके बारे में सोच रहा था कि ये क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि संघ एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइज़ेशन है, बड़ा गोपनीय संगठन है? क्योंकि संघ ने एक व्यवस्था को स्वीकार किया। अ, जिस समाज को अव्यवस्थाओं में ही जीने की आदत पड़ जाती है, chaotic सिचुएशन को ही जो नॉर्मल मानते हैं, वहाँ व्यवस्थित ढंग से 10 लोग मीटिंग में चर्चा करते हुए डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। किसी बैठक में जो अपेक्षित है, वही उपस्थित होने चाहिए। जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित होना चाहिए। जो अपेक्षित नहीं है, वो वहाँ नहीं आने चाहिए। कोई भी किसी भी कॉल में, इस कॉल में अगर दूसरे 5 लोग आकर के बोलें कि मुझे इस कॉल में आना है, आप बोलेंगे नहीं, ये आपके लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, ये एक व्यवस्था है। जिस समाज में ऐसी अवस्था है कि अव्यवस्था को ही व्यवस्था मान लिया जाता है, वहाँ कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें विशेष नज़रों से देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जब सवा सौ साल पहले अमेरिका, इंग्लैंड का दौरा करके भारत आए और जब लोगों ने उनको पूछा कि व्हाट द बेस्ट थिंग यू लर्न इन द वेस्ट, कि वो चीज़ जो हमने सीखनी चाहिए, वो बेस्ट चीज़ आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनका एक ही उत्तर था, ऑर्गेनाइजेशन। द वे मैं 15 वर्ष अगर इंग्लैंड में रहा एज़ अ संघ प्रचारक और कोई मुझे पूछे कि उस 15 साल के बाद में वो एक चीज़ कौन-सी है जो आपको लगता है कि ये उनकी विशेषता है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा आंसर रहेगा, ऑर्गनाइज़्ड वे ऑफ वर्किंग। गोरों को अध्ययन करके देखा मैंने, वो कोई बड़े बुद्धिमान बहुत कोई कौम हो ऐसा भी नहीं है। उस धरती पर कोई बड़ा अ, बहुत कुछ पैदा होता हो वो ऐसा भी नहीं है। हाइली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से कामों को करने की आदत। तो इस समाज को हमारे समाज ने एक अरे भई व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि ये व्यक्ति बड़े व्यवस्थित हैं। ये व्यवस्थित यानी उनके जीवन में कुछ नियम हैं, कुछ कुछ एथिक्स हैं, कुछ उन्होंने अपने जीवन के कुछ आधार बनाए हैं, उसके आधार पे वो अपने जीवन को देखते हैं। तो ऑर्गेनाइज़्ड वे, ऑर्गेनाइज़्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ मस्ट। ये और ऊपर से उसमें इस तरह के तर्क, एक तो असंगठित रहना, अ, 10 लोगों ने 10 दिशा में जाना, कभी एक स्वर में आना नहीं। संगच्छध्वं संवदध्वं अगर वैदिक ऋषि बोल रहा है तो उसका कोई कारण होगा। अरे भाई एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक दिशा में आगे बढ़ो। संवो मनांसि जानताम देवा भागयत, ये जो सारे हमारा संगठन मंत्र है। तो संघ एक संगठन ने एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। बाकी समाज को उसका अभ्यास नहीं है, उसकी आदत नहीं है और इसलिए शायद ऐसा कहीं आता होगा कि ये बड़ा एक अ, गोपनीय तरीके से जो 10 लोग मीटिंग में आएँगे, वही 10 लोग आएँगे। मैंने बोला तो हमको नहीं जाने देते हैं। ये हो सकता है उसके कारण इस तरह का मानस बना हो। दैट इज़ वन वे। देयर कुड बी अनदर कुछ आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। अ, ये जो एक बहुत बड़ी जो छवि है, वो है आप पॉलिटिक्स वाले, बीजेपी वाले, पॉलिटिक्स वाले, इस तरह का एक संघ के बारे में विचार करना होता है। संघ का तो स्पष्ट कहना है कि राजनीति समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी इट्स सो अनफॉर्च्यूनेट स्टेट ऑफ आवर देश मानस कि हर विषय के लिए राजनीति की ओर देखना, हर चीज़ के लिए, और देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो नेताओं के कारण हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो नेताओं को गाली दे करके सो जाना। ये जो अवस्था है, राजनीति एक हिस्सा है। राजनीति कभी भी सब कुछ नहीं होता, पर हाँ, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
समाज जीवन की रचना के लिए, आने वाली योजनाओं के लिए, संसाधनों के सही उपयोग के लिए राजनीति एक महत्व का हिस्सा है। सब कुछ कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए उस राजनीति को सही दिशा देना ये संघ कार्य के विराट जो उसका एक या विराट नहीं, विशाल ब्लूप्रिंट है, उसका एक हिस्सा है। राजनीति धर्म आधारित होनी चाहिए, धर्म केंद्रित होनी चाहिए, जिससे राजनीति में ऐसे लोग बढ़ने चाहिए जिन्हें इस राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में कुछ क्लैरिटी है, ऐसे लोग बढ़ने चाहिए। इसलिए ऐसे लोग बढ़ने चाहिए, तो एक जितना एक आवश्यक है उस समय अगर इलेक्शन आया है, तो संघ के लोग तो इलेक्शन में खड़े नहीं होते हैं। संघ के लोग तो उस समय अगर आप लोगों ने अगर कुछ निकटता से देखा हो कि इलेक्शन के समय संघ के लोग करते क्या हैं, तो पिछले 50 वर्ष से तो मुझे मालूम है, 40 वर्ष से तो एक शब्द है जो उसका बारंबार संघ के लोग उपयोग करते हैं, वो है लोकमत परिष्कार। हमारा कार्य है आम समाज को यह बताना हाउ टू वोट, कि ये एक बहुत बड़ा दायित्व आपके पास में है। वोट कैसे करना चाहिए, उसके आधार पर समाज की भावी रचनाएं तय होती हैं, देश की दिशाएं तय होती है। बस उसको ये प्रबोधन करना बार बार, उसको किसको वोट देना है ये बता, ये कभी भी संघ नहीं बताएगा। ये संघ का तरीका ही नहीं है। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से एक बार इलेक्शन में, उस समय तो जनसंघ था, कोई कोई पूछता भी नहीं था, कोई वोट भी नहीं देता था। तो बाद में इलेक्शन फिर भी कुछ उम्मीदवार खड़े किए जनसंघ ने, इलेक्शन हो गया, अभी रिजल्ट आया नहीं है। और एक स्वयंसेवक ने कार्यालय में दीनदयाल जी को पूछा, दीनदयाल जी हमारे लोग कितने जीतेंगे? तो उन्होंने कहा कि सारे हमारे ही जीतने वाले हैं। हाँ, अगर तुम ये पूछो कि जनसंघ के कितने जीतेंगे, तो मैं बता सकता हूँ, बाकी सभी हमारे ही हैं। हमारे लिए कोई ये सोचने का तरीका है कि सभी लोग हमारे ही हैं, गुण अवगुण के आधार पर हाउ टू वोट, लोकमत परिष्कार, ये संघ लगातार करता रहेगा। जो मोहन भागवत जी भी, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने उनको सुना हो, तो क्लियर करते हैं कि राजनीति में या भारतीय जनता पार्टी जो दल है उसमें स्वयंसेवक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दल ठीक दिशा में जाए, उसकी नीतियां ठीक रहे। ये संघ का काम नहीं है डे टू डे जाकर के वहां कुछ हस्तक्षेप करना, ये संघ कभी करेगा भी नहीं। और करने लगेगा तो वो संघ नहीं रहेगा। हाँ, वो स्वयंसेवक हैं, वहाँ हर स्टेट्स में होंगे, केंद्र की सरकार में होंगे, पार्टी के भीतर होंगे, और वो समर्थ हैं ये विचार करने के लिए कि पार्टी को और देश को कौन सी दिशा में ले जाना है। फिर भी यदि कभी कभी बताने की आवश्यकता होती है, तो उन स्वयंसेवकों को बता देंगे कि देखो भाई, तुमसे थोड़ी सी भूल हो रही है दल से, या ये थोड़ी दिशा ठीक करने की जरूरत लगती है, बता देना। उसके बाद में डिक्टेट करना ये कभी भी नहीं होगा। तो ये संघ की एक वस्तु स्थिति है, पर आम समाज तक तो उतनी जानकारी नहीं जाती है। तो एक ब्लैंकेट लेजी स्टेटमेंट जिसे बोल सकते हैं कि अच्छा वो पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा वो हो सकता है शायद थोड़े समय में, जैसे एक स्वाभाविक गति होती है, ये जो भ्रम है ये भी उसमें से निकलेगा, और ऐसी आशा कर सकते हैं। ये एंटी माइनॉरिटी है क्या? तो संघ का तो एंटी दलित है क्या, एंटी वुमेन, एंटी दलित और एंटी वुमेन में तो थोड़ी हंसी भी आती है, पर एंटी माइनॉरिटी भी डॉक्टर जी के समय से संघ का जो रेड लाइन है, हाँ कुछ विधि निषेध है, कहीं अब समझौता नहीं हो सकता, ऐसा संघ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेगा। वो रेड लाइन है देशभक्ति, वहां हिंदू मुस्लिम कोई सवाल नहीं है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, यह रेड लाइन है। अगर आप राष्ट्र के ही खिलाफ जा रहे हैं, फिर आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, तो संघ के साथ में विरोध रहेगा ही रहेगा। और राष्ट्र के साथ में है आप, हम, मुझे आश्चर्य लगता है कि जो लोग विचार नहीं करते क्या, भारतीय जनता पार्टी जिसे संघ का एक आउटलेट इन द पॉलिटिकल फील्ड ऐसा माना जाता है, जब जब भी उनको अवसर मिला राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को चुनने का, सिंस द डेज ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब जब भी उनको अवसर मिला, उन्होंने किसको चुना? 3 बार अब तक ऐसा अवसर मिला। पहली बार में चुना एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरी बार में चुना अ, अपने पूर्व राष्ट्रपति जो कोविंद जी, जो स्वयं एससी समाज, जिसे अगर कैटेगराइजेशन भी दिया जाए तो वो एससी समाज से हैं,
पहले मुस्लिम समाज से हैं और तीसरी बार में द्रौपदी मुर्मू जी। तो अरे, पहली बार में मुस्लिम, दूसरी बार में एक व्यक्ति जो एससी कैटेगरी से है, तीसरी बार में एसटी कैटेगरी और महिला है। ऐसे व्यक्तियों को चुन करके देश के शीर्षस्थ स्थानों पर आने का आग्रह करना, और देश में एक ऐसा करने वालों को कैसा बोल सकते हैं कि तो ये एंटी माइनॉरिटी ये कोई विषय नहीं है, देशभक्ति रेड लाइन है। उसके बाद में उसके कारण शायद, और अभी मोहन भागवत जी का जो विशेषकर, पहले सुदर्शन जी का बहुत आग्रह था जब वो संघ के प्रमुख थे, अभी मोहन भागवत जी का, और कभी कभी तो संघ के भी ग्रास रूट लेवल पे जो स्वयंसेवक होते हैं वो इतना यूज टू नहीं होने के कारण उनको भी समझ में नहीं आता है कि आप ये बार बार मुसलमानों के साथ बैठ के क्यों करते हो। मोहन जी को ही पूछते हैं, मोहन भागवत जी का लगातार आग्रह है कि ये संवाद चलता रहना चाहिए। तो मुस्लिम विद्वानों के साथ में बैठना, बीच बीच में बैठना, कुछ स्पष्ट शब्दों में उनको अगर कुछ बात कहनी है तो वो कहने का आग्रह करना, उनके मन की बात सुनना, ये लगातार आप लोगों में से भी अधिकांश को मालूम होगा। तो स्पष्ट कहना है कि संवाद लगातार चलता रहना चाहिए। ये वही समाज है यहाँ का जिसे अल्पसंख्यक समाज कहा जाता है। ये कोई विदेशों से आए हुए लोग नहीं हैं। ये पिछले 500 700 800 साल ये सब हमारे ही बंधु थे। ठीक है, बीच में धर्मांतरण मतांतरण हुआ होगा, उसके कारण ये सब स्थितियां बनी हैं, पर हमारी संस्कृति एक है, हमारे पुरखे एक हैं, यह देश हमारा है। बस इसके बारे में कोई समझौता नहीं। बाकी ये तो वो देश है जो सबको अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पूजा पद्धति और अपने मत परंपराओं का पालन करने का अवसर देता है। ये तो वो देश है जो लोग जब जिनको पूरी दुनिया में अगर शरण नहीं मिल रही थी यहूदियों को, ये भारत था जिन्होंने उनको शरण दी है। ये वो देश है कि यहाँ पारसी आए हों परसिक्यूट होकर के, दुनिया में से कोई भी अगर परसिक्यूशन लेकर के आ रहा है, इस देश में उनको शरण मिलती है, इस देश में उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। यह देश कभी जिसे मॉडर्न वे में कट्टर बोला जाता है वो हो ही नहीं सकता। ये तो उसका व्यवहार ही नहीं है। पर देशभक्ति इज द रेड लाइन, वो एक आवश्यक बात है। आप एंटी मॉडर्नाइजेशन है, शायद उसका एक बड़ा कारण ये है कि, और वो आप लोग तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, संघ का आग्रह है स्व। इस पूरी दुनिया में जितने देश हैं, जो समाज हैं, उनका अपना एक स्व है, उनकी अपनी एक चिति है, उनका अपना एक मूल स्वभाव है, उनका अपना एक उद्देश्य है जिसके लिए वो इस प्लेनेट पर है। उस अपने स्व को पहचानना उस देश ने पहचानना चाहिए, उस स्व को जीना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 200 400 500 साल में हम अपना स्व ही भूल गए हैं। हम कौन हैं मालूम नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है एज ए कंट्री, एज ए राष्ट्र, उसकी अस्पष्टता है। तो स्व का आग्रह होने के कारण कल का ही जो संघ का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जोधपुर बैठक पूरी होने के बाद में, अंग्रेजी का विरोध नहीं है, परंतु अन्य भाषाओं की उपेक्षा भी नहीं है। सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। अब ये जो स्वभाषा का आग्रह है कि इस देश, अरे मैं तो चाइना जापान, आप सब लोग तो कहीं कहीं घूमते रहते होंगे। मैंने किसी जापानी को या किसी चाइनीज को, अगर दो लोग आपस में, दो जापानी बात कर रहे हैं वो जापानी में ही बात करेंगे, दो चाइनीज बात कर रहे हैं वो चाइनीज में ही बात करेंगे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आया है जिसको चाइनीज नहीं आ रही है, तो उसकी सुविधा के लिए जो एक ब्लैंकेट रूल है कि जो एक कॉमन लैंग्वेज है उसमें बात करनी चाहिए, तो वो शायद इंग्लिश पे स्विच होंगे, या दो फ्रेंच है या दो जर्मन है। ये इतनी स्पष्टता है दुनिया के भीतर कि अपनी भाषा है। मैं इंग्लैंड में 15 साल था, इतना आश्चर्य लगा मुझे। गोरों को कोई अपेक्षा नहीं है कि आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, उनको कोई अपेक्षा नहीं है। वहां 20 एक्सेंट बोलने वाले लोग आएंगे और उनको मालूम है कि दुनिया में सबकी भाषा इंग्लिश नहीं है। अफ्रीकन आएंगे अलग एक्सेंट में बोलेंगे, अमेरिकन आएंगे अलग एक्सेंट में बोलेंगे, चाइनीज का एक्सेंट अलग है, भारतीय का एक्सेंट, सबके एक्सेंट है, ईस्ट यूरोप का एक्सेंट अलग है, वेस्ट यूरोप का एक्सेंट अलग है। तो 10 लोग एक ही रूम में 10 एक्सेंट में बात करते हैं, कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे। उनको अच्छे से मालूम है, दे डोंट हैव प्रॉब्लम अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है। वो केवल ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कंटेंट क्या है, वो वहीं जाएंगे। गोरों को समस्या नहीं है। हमारे यहाँ दो गुजराती आपस में बात करेंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे। दिल्ली तो उसका, मैं
मतलब यहाँ तो उसका गढ़ देखता हूँ मैं कि बाप रे, 5 लोग एक 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 रूम में बैठे हैं, पांचों दिल्ली के ही हैं। मैं दुकान में एक छोटा सा मार्केट में कुछ सामान लेने गया, वो दुकानदार मेरे को इंग्लिश में पूछ रहा है दिल्ली में कि व्हाट यू नीड। मैंने कहा अरे, तुम दिल्ली के, मैं दिल्ली का, काहे को तुम इंग्लिश बोलते हो। ये इंग्लिश का विरोध नहीं है, परंतु अपनी भाषा को भूल करके कुछ और बनने की कोशिश करेंगे, न ये रहेंगे न वो बनेंगे। तो ये जो स्व का आग्रह है, वो स्व भाषा पर हो सकता है, वो स्व भूषा पर हो सकता है, वो स्व संस्कृति का हो सकता है, वो स्व देश का हो सकता है, वो जो हमारी अपनी परंपराएं हैं इस देश की, उसके बारे में हो सकता है, स्वबोध। ये जो संघ का लगातार आग्रह है, उसके कारण शायद ऐसी इमेज बन सकती है कि आप हमेशा एक पीछे ले जाने की बात करते हैं, क्योंकि जो गलत धारणा दिमागों में घुसी हुई है वो ये है कि वेस्टर्नाइजेशन इज द मॉडर्नाइजेशन। और अगर आप उससे विपरीत बात कुछ करते हैं तो हो सकता है कि आप एंटी मॉडर्नाइजेशन हैं। इस तरह का विचार उस संगठन के बारे में बन सकता है। आखिरी बिंदु जो मैंने जिक्र किया था कि संघ के बारे में हमारे भी कई मित्र बोलते हैं कि आप हाइपर नेशनलिस्ट हो। नेशनलिस्ट तो हम भी हैं, आप थोड़े हाइपर नेशनलिस्ट हैं। धार्मिक हम भी हैं, आप थोड़ा लगता नहीं है। अभी तो संघ की एक बड़ी विचित्र अवस्था है जिसको देख करके हंसी भी आती है कि अ, एक पर्टिकुलरली 2014 के बाद से देश भर में अ, इस तरह के यूट्यूबर्स का और देश के बुद्धिजीवी समाज को प्रभावित करने वाले लोगों का ऐसा एक बाढ़ आई है, जो संघ को कहते हैं कि आप लोग क्या ऐसे चूड़ियां ही पहन के रखेंगे या कभी कुछ ढंग का काम भी करेंगे। ये मथुरा आज क्यों नहीं हो जाता तुरंत, और ये काशी बिल्कुल तुरंत क्यों नहीं हो जाता है, कब तक ये सब हम ये सब करते रहेंगे। और ये गौहत्या बिल्कुल 100% बैन क्यों नहीं हो जाती, सारे काम आज ही रात को होने चाहिए। आपको बिठाया किस लिए वहां। और संघ का अपना मानना है कि एक समाज ने ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो परिवर्तन ऑर्गेनिक तरीके से, और जो परिवर्तन जिस दिन पूरे समाज को लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए, वो निर्णायक परिवर्तन होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सरकार जबरन कोई परिवर्तन कर भी देगी और समाज का मानस अभी उसके लिए अगर तैयार नहीं है, वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होगा। ऑर्गेनिक तरीके से इस देश ने, और परिवर्तन करने वाले हम कौन हैं, इस देश का मूल समाज। जिस दिन उसको लगा ये परिवर्तन होना चाहिए, उस दिन वो परिवर्तन हो जाना चाहिए, और वो हो जाएगा, क्योंकि उसका विरोध कहीं भी नहीं होगा। तो इस समाज की जो चेतना है उसको लगातार ठीक करते जाना, ये जो एक बड़ा बोरिंग काम लगता है, लंबा काम लगता है कि आप ये शॉर्टकट्स नहीं लेकर के ये लंबे रास्ते पे काहे को जाते हो। पर शायद अनुभवों से सीखा है कि यही मार्ग है, नान्य पंथा है, वह दूसरे मार्ग नहीं है। शॉर्टकट्स विल कट यू शॉर्ट, आप बाद में कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो उसके कारण कुछ ऐसी चीज़ें शायद हो सकती है कि अ, अ, अंत में कुछ मिनट हैं तो कुछ 2-3 बिंदु और मैं अगर लेता हूँ तो, क्यों ऐसा हुआ? क्यों संघ का इमेज और रियलिटी के बीच में अंतर है? कभी हम सोचते हैं कि आप जैसे दिखते हैं, आप वैसे हैं क्यों नहीं? या आप जैसे हैं, वैसे दिखते क्यों नहीं हैं? शायद उसका कारण हो सकता है कि प्रचार माध्यम ही कुछ कन्फ्यूज़्ड हाथों में थे। शिक्षा व्यवस्था से लेकर के प्रचार व्यवस्था, ये उन लोगों के हाथों में थी, जो मूलतः संघ के विचार के विरोधी थे। इसलिए एक जबरन एक विशेष प्रकार की इमेज बनाने का कोशिश किया गया, एक वो कारण हो सकता है। दूसरा, संघ का अपना एक जो गलती तो नहीं कहेंगे, पर संघ ने तय किया था प्रचार माध्यमों से दूर रहना। आप और मुझे मालूम है कि बचपन से मैं बैठक में जाता था और हम पूछते थे कि हम अपनी हर चीज़ अखबार में क्यों नहीं देते हैं। तो आज हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। शुरू तो लिटरली नहीं, हमने प्रचार से दूर रहना, ये संघ की पॉलिसी थी फॉर द 70 ईयर्स, आउट ऑफ 100 ईयर। तो हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी आकर के बोलते थे कि तुम्हारी माता बीमार है और आज तुमने उसको दवा दी, उसके पाँव दबाए, उसकी कुछ सेवा की, तो ये बाद में अखबार में छपवाने जाते हो गया कि आज मैंने मेरी माँ की सेवा की है। अरे ये तुम्हारी मातृभूमि है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, उसमें प्रचार काहे करना है? शांति से करते जाओ। और शायद वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसा भी होगा कि कुछ काम पहले खड़ा होना चाहिए। प्रचार माध्यम किसी भी अच्छे कार्य को, बहुत ज़्यादा प्रचार की इच्छा जब व्यक्ति में और संगठन में लग जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक योजनापूर्वक जो लगातार प्रचार से दूरी रखी, अभी पिछले 20 अभी संघ की दूसरी समस्या है कि इतना छपता है कि वो समस्या है। पहले हमारे साथ समस्या थी कि कोई हमको छापता ही नहीं है। अभी इतना छपता है कि उल्टा-सीधा उसमें कुछ भी सही नहीं होता है।
तो ठीक है, ये भी एक दौर है, पर एक लंबे समय से जो जो दूरी बना के रखी, शायद उसका लाभ भी हुआ है, पर उसका प्रोज़ एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो उसका शायद नुकसान भी हुआ होगा। पॉलिटिकल सेपरेशन वो भी एक है कि लंबे समय तक सत्ता में वो लोग थे, जो विचार से अनुकूल न होने के कारण इस देश में तो वो परंपरा थी कि विचार अनुकूल नहीं है तो आओ डिस्कस करें, डिबेट करें, शास्त्रार्थ करें और एक एक उच्चतर सत्य की ओर बढ़ने की बात करें। यहाँ कोई पूर्ण अंधकार से पूर्ण सत्य की ओर कोई नहीं जाता है। सब एक निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर जीवन भर बढ़ते जाते हैं। ये उस इस देश की परंपरा थी। पर जहाँ वो परंपराएँ बदल करके शासन ऐसे हाथों के लोगों में आना कि आप किसी संगठन को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसको बैन करने की कोशिश करना, क्रश करने की कोशिश करना, ये सब इस दौर में संघ ने देखा है। उसके कारण भी शायद एक जो वास्तव में संघ जैसा है, वैसा वो दिखता नहीं है। उसकी रियलिटी और इमेज के बीच में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, ऐसा हो सकता है। अभी तो संघ का 100वाँ वर्ष चल रहा है और ये जो कम से कम देश का चिंतक वर्ग है, सोचने-समझने वाला वर्ग है, इसे संघ की सही छवि जैसा है वैसा दिखे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास लगातार पिछले कुछ वर्ष से चल रहा है, इस वर्ष में और भी ज़्यादा है, कि ऐसे सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से जाकर के मिलना, संघ की ओर से मिलना, उनके कुछ प्रश्न हैं तो बात करने की कोशिश करना। मोहन भागवत जी का अभी-अभी पिछले जो 10 दिन पहले दिल्ली में 3 दिन का, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं आपको आग्रह करूँगा, उसके लिंक वगैरह भी शेयर करूँगा। दिल्ली में विज्ञान भवन में एकदम जो टॉप क्लास इस तरह के चिंतक और अ, समाज के प्रभावी लोग हैं, ऐसे 1000 लोगों के साथ में उनका 3 दिन का संवाद और प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम थे। वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें, संघ का मत वगैरह समझने में हमको सुविधा रहती है। वो अगर देखें तो कुछ अच्छी बुक्स हैं, अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक हो तो रतन शारदा जी की आरएसएस 360 डिग्री जो एक बुक है, वो एक अच्छी पुस्तक है उसको समझने के लिए। सुनील आम्बेकर जी का लिखा हुआ एक पुस्तक है, आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी। ये एक संघ का विज़न क्या है आने वाले समय के बारे में, ये एक अच्छी पुस्तक है। राकेश सिन्हा, अंडरस्टैंडिंग आरएसएस, राकेश सिन्हा जो पहले राज्यसभा सदस्य थे, एक अच्छे बुद्धिजीवी हैं, अच्छे विचारक हैं, चिंतक हैं। उनकी एक अच्छी पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग आरएसएस। ऐसी कुछ पुस्तकें शायद अपने को सहयोग कर सकती हैं। अभी एक दौर में है और आने वाले समय में और भी कुछ जैसा है वैसे दिखेंगे, ऐसी आशा करते हैं। मैं यहीं अपने को रोकता हूँ। जी चंद्रकांत जी, अभी हम ये सत्र प्रश्नों के लिए खुला करेंगे। जिसके भी प्रश्न हैं वो हैंड रेज करें पहले, और फिर एक क्रम में अपना प्रश्न रखें। जी अनुपमा जी। जी नमस्ते। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति था आज। सिर्फ मैं अपना भाव रख रही हूँ उधर। मेरे मन में जो जो आज अन्ना ने कहा वो सारी बातें मेरे में भी चली थी और पुनरुत्थान आने के बाद ही ये राष्ट्र का ये जो संकल्पना है ये स्पष्ट होता जा रहा था। तो इस बार अभी संघ के बारे में सुना तो बहुत ही हार्टनिंग था। And yes, I come from the place of English media, and that too very rarely I read these things. So it was very, very heartening that an organization has sustained itself with the vision of, you know, doing this kind of seva in such hard times. I am feeling very, very, heartened and भावुक हो रही हूँ ये सुन के कि इतने अच्छे काम हुए। द मोस्ट एंडियरिंग पॉइंट आपने आज बताई, माँ के पैर दबाया तो उसका क्या प्रचार करना। So the 70 years of having that bhav and not trying to do unnecessary advertisement जैसा has led to a lot of such confusion among the general public who are good at heart but ignorant. And now what you're saying, that also is quite commendable, that we are doing over promotion and getting this balance in current times is so difficult. So it was very honest
and genuine kind of presentation, very heartening and touched the right chords in me, I feel, and has removed many kind of biases probably that was installed in the general, I mean, I am calling myself the general public. It became very spashed. This is not the intention of this organization. It was a very beautiful introduction for me. And this is one of the few introductions that I'm having about Sangh. And thank you for arranging this as well. Clarified many points within myself. Ji, namaste. लता जी। नमस्ते भैया, मेरा प्रश्न था, आपने एक सूत्र बताया, व्यक्ति से समाज, समाज से व्यवस्था, ये हमारा कार्य का सूत्र रहेगा। ये सूत्र तो अच्छा है। बहुत बार हम भूल जाते हैं व्यक्ति के लिए ही व्यवस्था बनाए गए हैं, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने में ही हमारा पूरा समय लगाता है, अच्छा नहीं है ये मालूम है। लेकिन फिर भी ये एक व्यक्ति को अगर हम पहले कॉन्सेंट्रेट करें तो वो भी एक व्यवस्था, अभी जो चल रहा है व्यवस्था में वो भी एक विक्टिम हो गया है। वो कैसे हम उनको उनसे बाहर ला सकते हैं, ये कैसे इफेक्टिव होगा मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। समाज को संचालित करने की, शासन करने की जो अलग-अलग पद्धतियां हैं, उसमें किसी समय में राजतंत्र था, कहीं ऑटोक्रेसी थी। इस विश्व ने बहुत तरह के सिस्टम्स देखे हैं इतिहास में। अभी तो पिछले 100-200 साल से विश्व भर में जो प्रचलित पद्धति है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। उसके भी अपने लूपहोल्स हैं, उसके अपने फॉल्ट लाइन्स हैं जिसको मिसयूज़ किया जाता है। वोट बैंक है, वोट बैंक क्या है? तो ये अब वो वोट बैंक डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उस पर एक अलग डिबेट है। पर डेमोक्रेसी के अपने लूपहोल्स हैं। मुझे याद है मैं लंदन में एक चाइनीज़ प्रोफ़ेसर के साथ में बैठा था और मैंने उनको कहा कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा, ऐसी अपेक्षा थी कि वो थोड़ा-सा टेकन अबैक हो जाएँगे और थोड़ा डिफेंसिव हो जाएँगे। ही वाज़ नॉट डिफेंसिव एट ऑल, इवन अ सिंगल परसेंट। ही सेड, सो व्हाट? अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सो व्हाट? डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम। एंड उसका ये कहना था कि द कंट्री लाइक वी, दिस सिस्टम वोंट वर्क। सो वी अडॉप्टेड अ डिफरेंट सिस्टम एंड इट्स वर्किंग वेल एंड वी डूइंग गुड। तो और मतलब ये आज का चर्चा का विषय नहीं है, पर पूरा मिडल ईस्ट जिस तरीके से प्रगति कर रहा है कि आज लंदन के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दुबई भेजते हैं क्योंकि वो सेफ है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो इवन उसने, चाइनीज़ प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आपके देश में डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है, सारे चोर उचक्के उसी में से निकल करके बाहर आते हैं और वो नेता बनते हैं और वो देश चलाते हैं। सो डेमोक्रेसी के अपने लूपहोल्स हो सकते हैं, वो एक अलग डिबेट का विषय है कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। पर अभी तो 100-200 साल से विश्व में चलने वाली वो व्यवस्था है, वो बेस्ट अवेलेबल सिस्टम है और उसकी सबसे अच्छा जो गुण है कि उसमें व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको शासन करने वाला कैसा हो। ये राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा ना हो करके आम व्यक्ति की, जब लोकतंत्र में तो आम व्यक्ति का प्रबोधन यह आवश्यक है। सरकार जैसी होगी व्यक्ति वैसा बनेगा ऐसा नहीं है। व्यक्ति जैसे होंगे, एनी गवर्नमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द एवरेज पीपल ऑफ द कंट्री, वो उसका रिफ्लेक्शन है। एवरेज समाज अगर हमारा अभी भी ऐसे ही दुनिया में जीने वाला है तो उनका नेतृत्व वैसा ही निकल करके आएगा और वो नेतृत्व बहुत ज़्यादा ठीक बनने की कोशिश करेगा तो ये समाज ही उसको बाहर निकाल देगा कि यू आर नॉट फॉर मी। तो समाज प्रबोधन, लोकतंत्र में समाज प्रबोधन इज मस्ट। उस व्यक्ति के स्टैंडर्ड को बेहतर करना, उसके जीवन जीने के तरीके को, उसके सोचने के तरीकों को, उसके कारण धीमे धीमे गुणवत्ता बढ़ती है और इसमें शॉर्टकट्स, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं, ये समय लेने वाली चीज़ है। शायद अभी का विषय नहीं होगा पर एक छोटी सी बात इसमें जोड़ता हूँ। इंग्लैंड में एक व्यक्ति को ऐसा ही जब मैं चर्चा कर रहा था जो वहाँ के एक इंग्लिश
बौद्धिक जगत के व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उससे असहमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ जब लोकतंत्र आया इंग्लैंड में, हमने हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देने में 200 साल लगाए। एक उसका ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हुआ कि, और ये मन में तय था कि व्यक्ति को वोट देना आता है क्या, क्योंकि अभी शासक चुनना हमने व्यक्ति के हाथ में दे दिया है, पर व्यक्ति का प्रशिक्षण कौन करेगा कि शासक कैसे चुनना चाहिए, वोट कैसे देना चाहिए। उनका ऐसा कहना है, हमने धीमे 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 वोट आप दे सकते हैं, नहीं अभी भी आप नहीं, फिर अभी उस समाज को तैयार किया और उनको उस अनुरूप बनाया कि वो डेमोक्रेसी को वहन कर सके। डेमोक्रेसी एक वो सिस्टम है जो जागरूक स्पष्ट जनता का के लिए बना हुआ है, जहां भीड़ तंत्र है, जहां इसलिए वोट दिया जाता है कि मैं गुर्जर हूं तो गुर्जर को दूंगा, मैं पाटीदार हूं तो पाटीदार को दूंगा, वहां डेमोक्रेसी कहाँ है। तो आम जन को लोकतंत्र के अनुरूप बनाना ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, थोड़ा लंबा है पर यही मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। कोई और भी शायद इसका कारण हो सकता है। जी राजेंद्र। पाया शायद वो इम्पोर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन कि इस मीडिया जगत में, जबकि एक यूट्यूबर 500,000 लोगों को एकदम से प्रभावित करते हैं, तो ये जो दौर है उसमें वो फिर वो गलत ढंग से भी प्रभावित कर सकते हैं, शत्रुबोध नहीं होता है, स्वयंबोध नहीं होता है। बात बात सही है। परिवर्तन के इस दौर में 100 वर्ष में जो संघ की यात्रा है, उसमें एक एक सिस्टम समाज का ठीक होना चाहिए। उसमें अगर मुझे मालूम है 1950 में जब ये चर्चा चलती थी कि शिक्षा व्यवस्था सब बहुत गड़बड़ है, मैकॉले से बनाई हुई है सब, तो सब गड़बड़ है, आप कब तक बोलते रहेंगे। अगर आपको कुछ ठीक करना है तो आप कहीं से शुरुआत करो। आपकी सरकार तो अभी आने वाली है नहीं, 1950 में कौन सी सरकार आने वाली थी संघ की, कौन पूछता था जनसंघ को। तो विद्या भारती के चलो हम अपने कुछ विद्यालय शुरू करेंगे, हम अपना प्रयोग करके शुरू करेंगे कि नैतिकता, मॉरलिटी या मानवीयता या ऐसी सारी चीज़ें, अच्छा मनुष्य बनना, अच्छा नागरिक बनना, ये सब चीज़ें आउटपुट ऑफ द शिक्षा व्यवस्था में से निकल सकती है कि नहीं। एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर ही निकल रहा है या कुछ एक अच्छा मनुष्य भी निकल रहा है उसमें से। तो विद्या भारती ने विद्यालय शुरू किए, अभी देखते देखते अभी 35,000 विद्यालय हैं देश भर में, और क्लियरली वी कैन सी कि विद्या भारती के विद्यालयों में से पढ़ के निकलने वाले बच्चे, उनको सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन का लगता है, जब उनको देखते हैं वो दुनिया में कहीं भी हों, वो एक एक अलग तरह का संस्कार का इन्फ्लुएंस, एक फ्रेग्रेंस ऑफ द संस्कार उनके जीवन में दिखती है। तो ऐसे अलग 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 समाज जीवन के हिस्सों में प्रयोग करते रहे। अभी भी जो अ, जहाँ बहुत काम करना बाकी है, या उस एक अभारतीय विचार से अभी भी जो ग्रस्त हैं, ऐसे उसमें सिनेमा, मीडिया, ये अभी भी है। यूनिवर्सिटीज़ फिर भी थोड़ी ठीक-ठीक अभी तक होने लगा है, अभी बहुत लंबा काम बाकी है। पर पर्टिकुलरली इवन जो कला जगत है, कला जगत में भी अभी भी अभारतीय विचारों से विचार करने वाले लोग बहुत हैं और उनका इन्फ्लुएंस है। तो अभी उसको ठीक करना बाकी है। शायद आने वाले 10-20 साल में ये जो मीडिया जगत है, जिसमें ये पावर होती है कि वो एकदम से मिलियंस ऑफ लोगों को एकदम इन्फ्लुएंस करते हैं, उस और ऑलरेडी काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि अब कोई शुरू होने वाला है, बहुत कुछ काम इस दिशा में चल रहा है। शायद एक 10-12 साल में उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखने चाहिए, बॉलीवुड से लेकर के अनेक स्थानों पर भी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और लोकतंत्र के बारे में तो ये तो बहुत लंबा विषय है कि लोकतंत्र जहाँ एक व्यक्ति का भी, बेवड़े का भी एक वोट है और प्राइम मिनिस्टर का भी एक वोट है, यहाँ उस लोक का स्तर कैसे बढ़ाना कि जहाँ उसे दुख भी होता है, आनंद भी होता है, क्या कहेंगे। मैं अमेरिका और इंग्लैंड में देखता हूँ, जो वहाँ इलेक्शन आते हैं और जब प्रेसिडेंट डिबेट होती है इलेक्शन के पहले, कि दोनों दलों के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट हैं, वो टीवी पर आकर के उनका डिबेट होता है। आई कुड सी लिटरली देश में कर्फ्यू जैसी अवस्था रहती है उस समय। पूरा देश टीवी के अपने स्क्रीन से चिपक करके वो 2-3 घंटे चलने वाली उस डिबेट को सुनना, और उनके मत क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो आंसर क्या कर रहे हैं, तीखे सवाल पूछे जाते हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में उस देश का व्यक्ति ये निर्णय करता है मैं किसको वोट दूंगा। दैट इज समथिंग which is the hopeful state of the people in any country.
वैसा समाज बनाना, जब आम हमारे देश का जो वोटर है वो गुण अवगुण के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर वोट करता है, उसको वैसा बनाना एक तरफ ये काम है, और तब तक वो होने में हो सकता है बहुत समय लगेगा, ये कोई एक रात का काम नहीं है। तब तक ये आप जैसे लोगों का काम है, या हम जैसे लोगों का काम है कि तब तक ये लोकतंत्र की नाम की व्यवस्था को जो हाईजैक किया जाता है, उसको तब तक कैसे बचाया जा सकता है। उसके लिए एक फायरवॉल्स, अगर लगातार वायरस अटैक हो रहे हैं, तो वो फायरवॉल्स कौन सी होनी चाहिए, ये अभी भी सोचने की बात है। हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र बहुत विचित्र अवस्था में है, एंड डोंट वांट टू से मच ऑन दिस टॉपिक नाउ वरना संघ वालों पे लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगेगा। जी, अभी 2 ही मिनट बचे हैं। मैं भाई से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कुछ बात रखें और समापन कराएं सत्र का। जी नमस्कार। मेरे लिए 2 मिनट नहीं भी रखे होते तो कोई बात नहीं थी, परंतु अब है तो ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही और बहुत ही अच्छे प्रश्न भी रहे। ऐसे ही प्रश्न हमेशा आने चाहिए और ऐसे इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। हम लोग भी अपने प्रस्तुतियों में या अपने चर्चा सत्रों में ऐसी बातें करते ही रहते हैं। परंतु आज की प्रस्तुति मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम सबका स्तर समान था। माने बताने वाले भी और सुनने वाले भी, श्रोता वक्ता दोनों का एक ऐसा संबंध बना कि हम जैसे सभी सत्रों में जैसे हम चर्चा करते हैं वैसी ही चर्चा आज भी हुई। तो हम चंद्रकांत जी को फिर से हमारे मध्य में आने के लिए कहेंगे, चाहेंगे भी कि ऐसी चर्चा हमारी होती रहे। 1-2 सत्रों में हमने विशेष रूप से संघ के बारे में भी चर्चा की है और जो हॉट उन्होंने बताए तो इस देश के मुसलमानों का क्या करे, ऐसा करके भी चर्चा की है, क्रिश्चियनों का क्या करे, ऐसे भी चर्चा की है। इस देश में शिक्षा का क्या करे, इसका लिए तो हम लगे ही हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा होना ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहते हैं ना, वादे वादे जायते तत्वबोधः। हमारे प्रश्नों से प्रश्नों के और उनके उत्तरों के माध्यम से हमारे मन में स्पष्टता आती है। जैसे अनुपमा जी ने कहा, हम भी तो इसी बौद्धिक जगत के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं कभी-कभी। और कभी वो माध्यमों का, यूट्यूबर्स का, और ये बताया ना हाइपर, मोर संघी देन संघ, ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं। इसमें से आज की राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इस संघ के प्रचारक के मुख से ही हमने संघ के बारे में और देश के बौद्धिक जगत के बारे में सुना। ये बहुत ही अच्छा रहा। ये अधिक फ्रिक्वेंटली होता रहे, ऐसा हम सब चाहेंगे। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हम सब लोगों के बीच में आने के लिए। और पुनः आपने भी प्रश्नों के माध्यम से श्रोता वर्ग को जाना ही होगा, तो आपको भी हमारे बीच में आना अच्छा लगेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो हम मिलेंगे। मैं यही रुकती हूँ। मेरा प्रणाम ताई, आप सभी जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जी ताई कल्याण